हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनिर्मित में आपका स्वागत है। और आज देखेंगे हम यूनिट 5 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें पूरा पूरा वन शॉट करने वाले हैं और एक वन शॉट में हम पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 मैंने आपको वन शॉट में प्रोवाइड किए हैं, और सारी की सारी विद कंटेंट, एक बेस्ट कंटेंट के साथ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ये हमारा लास्ट यूनिट है भाई, इसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मेमोरी एंड डिजिटल इंटरफेसिंग के बारे में है। हालांकि इसमें ज़्यादा आपका कोई कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लास्ट यूनिट बचा हुआ हमारा, इसका ही वन शॉट देख लेते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको दिए हैं, अगर वो नहीं देखा आपने तो एक बार उसको जरूर देख लें, क्योंकि चीज़ें सिक्वेंशली ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है भाई, ये पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस 4 सेमेस्टर की सब्जेक्ट है और इलेक्टिव सब्जेक्ट है। हो सकता है आपके कॉलेज में इसके जगह पर FOSS को चूज किया गया हो, बट कोई नहीं, मैक्सिमम कॉलेज के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया गया, इसलिए हमने इसी को स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। और देखिए, इसके बाद जो आपका 5th सेमेस्टर आएगा उसकी क्लासेस भी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, और सारी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। तो इन फ्यूचर के लिए भी भाई आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जब आप 5th सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पर आपकी जितनी भी सब्जेक्ट होंगी, आपको वहाँ पर सारी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। देख लेते हैं भाई अपना, इसका सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस पर, देख लेते हैं एक बार। तो इसमें यूनिट 1 का, जैसे मैं आपको भाई पूरा वन शॉट तो नहीं था, लेकिन 2 शॉट में आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, बिकॉज कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए 2 शॉट इसके बने थे, ठीक है। तो इसका आपका पूरा का पूरा पड़ चुका है भाई यूट्यूब चैनल पर हमारे पर। अगर वो नहीं देखा तो एक बार देख लें उसको। इसमें देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी है, जिसमें ऑक्टेल, बाई नंबर वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो सेकंड यूनिट था भाई, ठीक है। जो सेकंड यूनिट था, इसमें भाई आपके लॉजिक लॉजिक गेट और सिंप्लीफिकेशन था भाई। इसको भी मैंने आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा था, बट मैंने आपको इसको पूरा पूरा वन शॉट में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है बड़ी होगी, लेकिन पूरा पूरा मैंने वन शॉट आपको दिया रखा है। हमारे यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखा तो फटाफट से देख लें। सारा का सारा एकदम बेस्ट कंटेंट और बेस्ट थ्योरी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ और बेस्ट डायग्राम के साथ में आपको कराया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई, आगे का जो तीसरा चैप्टर था, इसका भी भाई मैंने आपको वन शॉट दे दिया। इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट, जितने भी आपके दे रखे हैं वो सारे सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और एग्जाम में भाई आएंगे आएंगे जरूर, ठीक है, ध्यान रखना। और यूनिट 4 का भी मैंने इससे पहले आपको माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, जो इसमें इंट्रोडक्शन है, उसका मैं आपको दे चुका हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें आपकी असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो इसका ही वन शॉट पड़ चुका है भाई। अब बचा हुआ भाई लास्ट लास्ट बचा हुआ हमारा यूनिट 5, जिसमें मेमोरी एंड डिजिटल इंटरफेसिंग हम देखने वाले हैं। और देखिए सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ही कम सिलेबस है भाई, ठीक है। तो मुझे लग रहा है विद इन 1 आवर, ठीक है, या 1 आवर से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। थ्योरेटिकल है, इसमें कोई ज़्यादा सर्किट वगैरह नहीं है। बस आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 में, देखिए यूनिट 1 में कैलकुलेशन था, यूनिट 2 में आपके लॉजिक गेट्स थे, यूनिट 3 में आपका थोड़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका थोड़ा सा बेसिक ही है भाई, ज़्यादा इतना वो नहीं है, ठीक है। बट कोई नहीं, देखते हैं, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी, यूनिट 5 को, और सारे टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, व्हाट इज द मेमोरी, ठीक है। जैसे इसका चैप्टर का नाम क्या है, मेमोरी एंड डिजिटल इंटरफेसिंग, उसी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मेमोरी क्या है और डिजिटल इंटरफेस क्या होती है। हालांकि मेमोरी आपको पहले से ही पता होगी भाई, इतना तो बेसिक नॉलेज आपको होगी, बट कोई नहीं, आपको मेमोरी की जो एड्रेसिंग होगी भाई, उसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा मेमोरी के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होती है भाई मेमोरी, तो मेमोरी इज ए डिवाइस, क्या भाई, मेमोरी एक डिवाइस है यूज टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस। जैसा आपको पता है कि मेमोरी एक हमारी क्या है, एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए इन एक कंप्यूटर के अंदर, या कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के अंदर। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम का मतलब हो गया जो आपका सीपीयू होता है, तो उसके अंदर भी रजिस्टर्स नाम की मेमोरी होती है, जो क्या करती है, वो भी डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है टेम्परेरी रूप से, अकॉर्डिंग जब हमारा कोई भी प्रोसेस
परफॉर्म होती है। क्लियर भाई इतना? तो मेमोरी एक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर में डेटा और निर्देशकों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, इट स्टोर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम स्टोर करती है जिसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, एंड डेटा जिसे हम नंबर्स या कैरेक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है, जिनको क्या करते हैं, स्टोर। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए ये मेमोरी के टाइप्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी। हालांकि जो आपने पहले भी पढ़ा है भाई टाइप्स ऑफ मेमोरी, आपको पहले से भी पता है इतना, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी जो होती है हमारी, एक इंटरनल होती है और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाती है आपकी रैम रोम, ठीक है, जैसे आपको पता हुआ रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रोम को भी क्लासिफाइड कर दिया जाता है कई भागों में, और रैम को भी क्लासिफाइड कर दिया जाता है। हालांकि रैम रोम आपके सिलेबस में है तो इनको तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक्सटर्नल की अगर बात करें तो भाई एक्सटर्नल पता ही है आपको, जो मेमोरी अलग से जुड़ी जाती है हमारे कंप्यूटर के साथ, जैसे बात सकते हैं HDD, हार्ड डिस्क हो गया आपका, SSD हो गया आपका, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया। तो जितनी मेमोरी जो अलग से कनेक्ट की जाती है हमारे कंप्यूटर के साथ, वो सारी सारी क्या होती है भाई, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक है। या CD हो सकता है हमारा, CD कह सकते हैं, या DVD, ठीक है। तो CD DVD क्या है, अलग से कनेक्ट की जाती है। तो जो भी मेमोरी जो अलग से अटैच की जाती है, ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो वो क्या है भाई, एक्सटर्नल मेमोरी। और ये ड्राइव, पेन ड्राइव, यहाँ आएगा भाई पेन ड्राइव, ठीक है जी। चलिए पेन ड्राइव, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। ये टैब्स तो आपको पता ही है भाई, सबसे पहले आप मतलब आप पहले भी पढ़कर आए हो, ठीक है, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये एक हायरार्किकल है, इसको आप समझे थोड़ा सा, कि सबसे पहले एक रजिस्टर्स मेमोरी होती है जो CPU के सबसे करीब होती है, ठीक है। CPU के सबसे करीब कौन सी होती है, रजिस्टर, बिकॉज CPU के अंदर ही होती है। जो CPU नाम की जो हमारी चिप होती है, उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करता है एक CPU जब कोई प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो रजिस्टर्स मेमोरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, एक देखिए रजिस्टर होता है, एक कैश मेमोरी होती है। ये दो मेमोरी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। देखिए एक इंटरनल होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, और एक अलग से और होती है, ठीक है, जिसे हम अलग से कनेक्ट करते हैं। तो इंटरनल की बात करें तो रजिस्टर्स और कैश मेमोरी आपकी इंटरनल स्टोरेज मानी जाती है, जो CPU के पास होती है, और जो CPU को जो प्रोसेसिंग होती है तो उसको फास्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, और फास्ट भी है दोनों। उसके बाद मेन मेमोरी जो रैम होती है, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद USB या फ्लैश मेमोरी, और या कह सकते हैं मैग्नेटिक, ठीक है, ये वाली आपकी क्या होगी, तीसरी वाली प्राइमरी मेमोरी। और इसकी अगर बात करें भाई, USB फ्लैश मेमोरी होती है, सॉरी USB और जो सॉरी USB और फ्लैश मेमोरी जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। और ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। और इसमें आपका साइज दे सकते हो कि आपका जो रजिस्टर है वो आपका बाइट में होगा, ठीक है, बाइट मेमोरी होगी। कैश मेमोरी आपकी KB में हो सकती है या MB में हो सकती है, TB में हो सकती है आपकी क्या, मेन मेमोरी। और बात करें अपनी USB और फ्लैश मेमोरी, वो भी GB में होती है। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है क्या होती है, TB में होती है वो, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये ऊपर होती है मैग्नेटिक टैब, जिसे टैब ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मेमोरी होती है इसकी स्टोरेज सबसे फास्ट होती है, सॉरी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो PB में या EB में होती है ये, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं ऊपर से नीचे की अगर बात करूँ, इसमें ऊपर से नीचे की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से नीचे अगर बात करो तो इसका मतलब यह है कि नीचे अगर जाओगे तो आपका स्टोरेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक, क्या होगा, स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होगा आपका, बढ़ेगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ नीचे से ऊपर तक, तो मतलब आपकी स्पीड बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। और उसके बाद आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा भाई, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, कॉस्ट भी। तो ऊपर वाली जो जितनी नीचे से ऊपर बात करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, बट स्टोरेज घट रहा है। ऊपर से नीचे बात कर रहे हैं तो स्टोरेज बढ़ रहा है, बट हमारी स्पीड क्या है, कम हो रही है। तो ये हायरार्किकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल ऑफ मेमोरी, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, हालांकि आपने पहले भी पढ़ा होगा। चलिए अब मेन बात करते हैं, व्हाट इज डिजिटल इंटरफेसिंग। डिजिटल इंटरफेसिंग क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे इसके नाम से पता चल रहा है भाई, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरा अटैच होती है, कनेक्ट होती है, उसे ही डिजिटल इंटरफेसिंग कहते हैं। बट कोई नहीं, चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो डिजिटल इंटरफेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग माइक्रो प्रोसेसर, भाई जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो हमारी जितनी भी कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके साथ, जैसे माइक्रो प्रोसेसर के साथ जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई इंटरफेसिंग, ठीक है, मतलब डिजिटल इंटरफेसिंग। या कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर, क्या कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर।
with external input और output devices so they can communicate with each other। मतलब हमारी जितनी भी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो जब हमारे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच की जाती हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिजिटल इंटरफेसिंग कहते हैं। हिंदी में देख सकते हैं भाई कि डिजिटल इंटरफेसिंग एक माइक्रो प्रोसेसर या कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर को बाहरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेसों से जोड़ने की प्रक्रिया ताकि वो एक दूसरे के साथ संचार कर सकें, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं इंटरफेसिंग। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं भाई कि इट इज द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज है किसके बीच में, बिटवीन सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच, ठीक है, एक हमारा सीपीयू होगा, एक हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है हमारा क्या, डिजिटल इंटरफेसिंग। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल देखिए डायग्राम दिया है, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा लग सकता है आपको टफ हो, बट इसमें इतना भी टफ नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेमोरी लगी हुई है, ये आपका सीपीयू लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इनपुट आउटपुट बसेस लगी हुई है और ये आपकी क्या इंटरफेस है। तो आपकी जितनी भी ये आपकी क्या एक्सटर्नल है भाई, ये डिवाइसेस हैं आपकी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, तो इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वो इंटरफेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो हमारा ये इंटरफेसिंग है, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस है, ये अटैच की जाने किसका, सीपीयू के साथ, सीपीयू उधर से मेमोरी से अटैच है भाई, ठीक है। तो इसमें आप एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये भी इसमें अटैच की गई है, ए एल यू पी सी आई आर, ठीक है। अब देखिए अगर आप एग्जाम बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बना पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, जो मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया। हालांकि अगर आपको नॉर्मल बनाना हो तो आप नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि ये सीपीयू है भाई, ठीक है, इस तरह से सीपीयू बता सकते हो, ये सीपीयू है, ये हमारी एक्सटर्नल क्या है, डिवाइसेस है, ठीक है, क्या है एक्सटर्नल, हम कह सकते हैं ये मेरी एक्सटर्नल, ठीक है। आप नॉर्मल बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, एक्सटर्नल कर देना और ऐसे डिवाइस कह देना, ठीक है, मतलब ब्रिज की तरह आपको यहाँ पर ऐसे बता सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए भाई ये आपके, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ब्रिज लगा आपका बीच में, इसके बीच में क्या हमारा ब्रिज काम कर रहा है हमारा, ठीक है, इसके बीच में ब्रिज हमारा काम करेगा, बस इतना बता सकते हो, आप ऐसे ही बना सकते हो नॉर्मल से, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसको ही बनाओ, बट अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है, इसमें बस इतना देखिए जैसे मैंने आपको बनाया यहाँ पर, आप इस तरह से भी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो ये मान लीजिए यहाँ पर ब्रिज, यहाँ ब्रिज बता सकते हो भाई, एक सेकेंड, तो ये आप देखिए इसके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरफेसिंग हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो इनके बीच में आप इस तरह से भी एक ब्रिज बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इस तरह से, ठीक है, दोनों के बीच में एक ब्रिज बता सकते हो, एक मिनट, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये देख दोनों के बीच में है भाई, दोनों के बीच में आप बता सकते हो कि जो इंटरफेसिंग इसे क्या है, देखिए यहाँ पर ब्रिज का काम कर रही है, ठीक है, ये ब्रिज, ब्रिज तो इंटरफेसिंग है, क्या है इंटरफेसिंग, बस इतना ही सब बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको बना दो तो और अच्छी बात है भाई, ये बनाते हो देखिए इसमें एड्रेसिंग बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, तो ये आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इसको बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये मैंने समझाने के लिए आपको दे दिया। चलिए बात करते हैं भाई, वाई डिजिटल इंटरफेसिंग नीडेड, क्यों जरूरी है भाई, ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी डेफिनेशन समझाया, आपको पता चल गया होगा क्यों जरूरी है भाई, ताकि अगर देखिए मान चलिए कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, अगर आप आपस में अगर सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो उसको लिए इंटरफेसिंग की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है टू मैच द स्पीड बिटवीन सीपीयू और डिवाइसेस, सीपीयू डिवाइसेस के बीच में स्पीड को मैच करने के लिए, टू इंश्योर करने के लिए सिग्नल कंपैटिबिलिटी, तो दोनों के बीच में सिग्नल कंपैटिबिलिटी है, तो वोल्टेज लेवल होता है उसको इंश्योर करने के लिए, उसके बाद है इनेबल करने के लिए डेटा ट्रांसफर, देखिए आप समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, अगर सीपीयू और डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो आप उसको सबसे पहले भाई क्या करोगे, भाई सबसे पहले उसको अटैच करोगे एक दूसरे के साथ, क्या करोगे भाई, कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, टू सिलेक्ट द करेक्ट डिवाइस यूजिंग द एड्रेस लाइन, बिल्कुल, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू सीपीयू, बिल्कुल भाई, सीपीयू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, मान चलिए कोई भी डिवाइस अटैच कर देंगे या उल्टी सीधी, तो भाई हो सकता है सीपीयू के लिए क्या हो जाए, वो नुकसानदायक हो जाए, तो इंटरफेसिंग के समय सारी चीजें चेक कर ली जाती हैं, कहीं कोई डिवाइस अगर अलग से अटैच की जा रही है तो कहीं वो सीपीयू के लिए हानिकारक तो नहीं है, तो वो उसी समय क्या होता है मतलब जांच लिया जाता है, टू मेंटेन द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, देखिए सिंक्रोनाइजेशन, जो सिंक्रोनाइजेशन होती है उसको भी अच्छे से मैनेज करने के लिए, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है टाइमिंग को, नहीं चलेगा चार डिवाइसेस हैं तो उनको अगर एक साथ एक्टिव किया जाएगा तो उनको कैसे वन बाय वन उनको टाइमिंग प्रोवाइड की जाएगी,
उसके अकॉर्डिंग देखिए होता है ना, जब प्रोसेस होती है, जैसे मान चलिए चार प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, और एक साथ करनी है, तो वो उनको फिर वन बाई वन कितने टाइम से कितना कैसे सिंक्रोनाइज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनको मेंटेन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या देखिए, सिक्स मैंने आपको क्या बता दिए, रीजन बता दी इंटरफेसिंग के क्यों आवश्यकता है। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा है भाई, ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं कि सीपीयू और उपकरण के बीच गति को मिलाने के लिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी डिवाइस है अगर सीपीयू के साथ मिलेगी तो उनकी गति को भी मिलाने के लिए, देखिए उनको गति कैसे पता चलेगी भाई, देखिए कोई इनडोर डिवाइस है अगर सीपीयू के साथ काम करेगी तो उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करेगी, क्या क्या स्पीड होगी, ठीक है, तो उसको मिलाने के लिए, सिग्नल्स को अनुकूलता के लिए सुनिश्चित करने के लिए, सीपीयू और प्रोड बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए, एड्रेस लाइन का उपयोग करके सही उपकरण का चयन करने के लिए, ठीक है, और सीपीयू को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उचित मूल्य जो सिंक्रोनाइजेशन था उसको बनाए रखने के लिए। इतने सारे टाइप बता दिए। अब बात करते हैं भाई सेकंड पॉइंट, इसमें हमारा क्या भाई, एड्रेसिंग। भैया एड्रेसिंग क्या होती है, और इस एड्रेसिंग को हम एड्रेसिंग मेमोरी एड्रेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर एड्रेसिंग आती है तो आपको अगर देखिए एड्रेसिंग हो या मेमोरी एड्रेसिंग हो एक ही बात है, क्योंकि एड्रेसिंग जो होगी वो मेमोरी के अंदर ही की जाती है। ठीक है, चलिए क्या होती है सबसे पहले पढ़ते हैं फटाफट से। तो एड्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, क्या भाई, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। किसी भी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए हम एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एड्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है, ऐसा एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेमोरी की लोकेशंस को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मेमोरी की लोकेशंस को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी अगर डेटा है तो मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा, तो उस डेटा के साथ अगर हम कोई भी रीड राइट ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो वो हम तभी कर पाएंगे तब हम उस मेमोरी का लोकेशन पता होगी। और मेमोरी की लोकेशन कैसे पता चलेगी, एड्रेसिंग के थ्रू। ठीक है, तो यूजिंग यूजिंग यू देखिए एड्रेस जो होता है वो यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, होता है ना, जैसे मान चलिए किसी भी का वैसे भी एड्रेस अगर जाओगे, मान चलिए किसी की दूसरे स्टेट में जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, तो भाई उसका एड्रेस अगर आपको पता होगा तभी आप उसके घर पर पहुंच पाओगे। उसी तरह ये होता है भाई, जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आप कहीं जाइए, तो भाई आप कहीं जाओगे तो आपके पास एड्रेस होगा किसी के घर जाने का, तभी आप उसके घर पर पहुंच पाओगे। उसी तरह मेमोरी होती है भाई, अगर मेमोरी से अगर कोई भी डेटा निकालना है तो आप तभी निकाल पाओगे तब आपको उसका प्रॉपर लोकेशन पता हो, एड्रेसिंग पता हो आपको। ठीक है, क्या एड्रेस है, और एड्रेस क्या होता है भाई, एक यूनिक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, और जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, रीड और राइट के लिए। ठीक है, रीड ऑपरेशन करने के लिए या राइट ऑपरेशन के पर डेटा पर। तो डेटा पर अगर कोई भी रीड राइट ऑपरेशन करना है तो आप तभी कर पाओगे तब आपको उसका एड्रेस पता हो। ठीक है, जो मेमोरी के अंदर स्टोर है, जो डेटा स्टोर है मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस अगर पता है तभी आप उसके ऊपर रीड राइट ऑपरेशन कर पाओगे। तो उसे कहते हैं क्या, एड्रेसिंग। क्लियर है भाई। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है भाई, कि एवरी मेमोरी लोकेशन, हर जो मेमोरी लोकेशन होती है इन सिस्टम के अंदर हैज द यूनिक, देखिए यूनिक बाइनरी नंबर, उसका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, एक यूनिक बाइनरी नंबर होता है। यूनिक मीन्स हो गया सबके लिए, भाई जितने भी डेटा होंगे सबके लिए अलग अलग क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा, और वो कैसा, बाइनरी नंबर। ठीक है, तो बाइनरी नंबर आप जानते हो भाई 0101 से बनता है, तो 0101 से क्या होगा, आपके एड्रेस बनकर तैयार होगा। क्लियर भाई। चलिए बात करते हैं आगे। अब की पॉइंट समझ लेते हैं, इसके कुछ कुछ मुख्य बिंदु समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु क्या है, द सीपीयू यूज करता है एड्रेस लाइन का। ठीक है, और टू सेंड द, क्या भाई, एड्रेस को सेंड करने के लिए एड्रेस लाइन का इस्तेमाल करता है। और अभी मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था उसमें आपकी एक एड्रेस बस थी जिसका यूज किया था किसके लिए, एड्रेस लाइन को सेंड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, देखिए वो एक डायग्राम जो बड़ा कॉमन डायग्राम है, आप इसके अंदर भी आपको आप उसको बना सकते हो। जिसमें आप देख रहे हो ये आपकी जो एड्रेस लाइन है, ये वाली एड्रेस लाइन, ठीक, इस एड्रेस लाइन का इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, देखिए ये कहाँ जा रही है, मेमोरी के पास। तो मेमोरी से एड्रेस लेकर जा रही है, सीपीयू से मेमोरी एड्रेस लेकर जाती है, और जब मेमोरी से डेटा आता है तो डेटा यहाँ से आएगा। ठीक है, इसका काम है सीपीयू से एड्रेस को लेकर जाना मेमोरी तक। मेमोरी से अगर डेटा आएगा तो वो डेटा लाइन से आएगा। ठीक है भाई, या फिर मान चलिए इधर कोई है, इधर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उससे भी अगर कोई एड्रेस है, ठीक है, अगर मान चलिए कोई भी सिलेक्ट, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, आपको जो डिजिटल इंटरफेसिंग है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इनपुट आउट डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब एड्रेसिंग का इस्तेमाल हम किसी डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है भाई। चलिए तो इसमें कहाँ कहाँ पढ़े थे, की पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो की पॉइंट्स में आपको समझ में आएगा भाई कि एड्रेस को सेंड करने के लिए किस इस्तेमाल करेंगे, एड्रेस लाइन का। ठीक है, या एड्रेस बस भी कह सकते हैं।
ईच एड्रेस रिफर टू वन मेमोरी लोकेशन, हर एड्रेस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा, रेफर करेगा। भाई एक एड्रेस एक ही मेमोरी लोकेशन को दिखाएगा, क्योंकि हर मेमोरी लोकेशन का भाई जो भी डेटा स्टोर होगा सबका अलग अलग एड्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सेम मतलब दो डेटा का सेम एड्रेस हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हर एक मेमोरी लोकेशन के लिए सिर्फ एक ही एड्रेस होगा। ठीक है, तो ईच एड्रेस रिफर करता है क्या, वन मेमोरी लोकेशन। और नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होती है वो डिटरमाइन करती है मेमोरी साइज को। किसको, मेमोरी साइज को। जैसे कि देखिए हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है कि इफ ए सिस्टम हैज 10 एड्रेस लाइन, अगर मान लीजिए 10 एड्रेस लाइन रखता है तो इट कैन बी एक्सेस कर सकते हैं कितने भाई, तो देखिए देखिए इसमें समझिएगा 10 एड्रेस लाइन है तो इसका 2 की पावर 10 लेते हैं, कितने में, 2 की पावर 10। ठीक है, तो हमारी अगर टोटल अगर बात करें तो एड्रेस लाइन कितनी हो सकती है, तो ये हो जाती है 1024। ठीक है, दिस इज योर 1024 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये देखिए ये 2 की पावर जो था ये क्या था, ये थी एड्रेस लाइन, ये थी एड्रेस लाइन। ठीक है, जितनी भी एड्रेस लाइन होगी वो बराबर होगी किसके भाई, मेमोरी लोकेशन की। आप कह सकते हो कितनी मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मेमोरी लोकेशन, तो ये आप 1024 मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हो। इट कैन बी इट सॉरी देन इट कैन एक्सेस इतनी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इतनी लोकेशन को क्या कर सकते हैं आप, एक्सेस कर सकते हैं। अगर देखिए एड्रेस लाइन पर डिपेंड कर रहा है भाई, एड्रेस लाइन अगर 10 है तो 2 की पावर 10 हो गया। ठीक है, एड्रेस लाइन और ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी लोकेशन और इंक्रीज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला समझ सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पर निकाल कर दिखाया। चलिए क्लियर है भाई इतना। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना बोला है कि एड्रेसिंग क्या होती है, बट उसने एड्रेसिंग मोड के बारे में नहीं बोला है। बट भाई देखिए जब हम एड्रेसिंग पढ़ते हैं तो हमें एड्रेसिंग मोड भी पढ़ने होते हैं, क्योंकि एड्रेसिंग हम कैसे करेंगे, वो मोड डिसाइड करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर मेमोरी का एड्रेसिंग हम कर रहे हैं तो आप तभी कर पाओगे तब आपको उसके मोड पता होंगे। तो आपके सिलेबस में तो उसने नहीं बोला मोड क्या होते हैं। ठीक है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मान चलिए अगर एग्जाम में आ गया सपोज डेट, देखिए एड्रेसिंग तो बोला उसने, अगर सपोज डेट उसने बोल दिया एड्रेसिंग मोड समझाइए, तो उसके लिए आपके लिए सेफ रहेंगे भाई। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लें, इसको समझ लें, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इजी इजी है, मैं ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं ले रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड की अगर बात करूँ, तो एड्रेसिंग मोड डिफाइन करता है हाउ द सीपीयू आइडेंटिफाई द ऑपरेंड। ठीक है, जो ऑपरेंड है मतलब जो डेटा टू बी यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऑपरेंड मीन्स होता है डेटा जो इस्तेमाल करने वाला है किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो डेटा पर ही पर क्या हुआ, परफॉर्म होगा। ठीक है, तो डेटा वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करता है कौन, हमारा सीपीयू। तो सीपीयू आइडेंटिफाई करता है किसको, ऑपरेंड को। तो ये कैसे करेगा, एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड की हेल्प से एक सीपीयू एक डेटा को आइडेंटिफाई करता है कि डेटा क्या मिलेगा और कैसे कैसे हम उसको परफॉर्म करेगा उस पर। ठीक है, तो उसके लिए मोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में लिखा है भाई, एड्रेसिंग मोड जो है परिभाषित करता है कि सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शंस में उपयोग होने वाले, ठीक है, प्रयोग होने वाले ऑपरेंड मीन्स डेटा को कैसे पहचानता है। भाई कैसे पहचानता है, जब तक पहचानेगा नहीं तब तक हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें हेल्प कौन करता है, हमारे एड्रेसिंग मोड। तो इन दूसरे शब्दों में अगर कहें, ठीक है, इन अदर वर्ड्स में कहें तो इट टेल, ये कहता है क्या, प्रोसेसर से वेयर टू फाइंड डेटा। भाई आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, इस बात को किससे बोलता है, सीपीयू से बोलता है, मतलब प्रोसेसर से। एड्रेसिंग मोड बताता है कि एक सीपीयू को एड्रेस कहाँ से मिलेगा, सॉरी डेटा कहाँ से मिलेगा और कहाँ से उसको उठाना है और कैसे उस पर परफॉर्म करना है। आइदर इन ए रजिस्टर, वो रजिस्टर में हो सकता है। ठीक है, मैंने आगे लिख दिया है, आपका डेटा जो है वो रजिस्टर में हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर तो सीपीयू के पास होता है। ठीक है, लेकिन उठाना तो है ना भाई, उसको पता तो होना चाहिए ना सीपीयू को डेटा कहाँ से लेना है, रजिस्टर से लेना है, मेमोरी से लेना है, या मान चलिए डायरेक्ट इन द इंस्ट्रक्शंस। हो सकता है डेटा आपका इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही दिया गया हो, जब इंस्ट्रक्शंस आया, ठीक है, जब कोड आया, वो कोड इससे बोलते हैं ऑपरेशन कोड, तो हो सकता है डेटा उसी के अंदर हो, अगर उसके अंदर नहीं तो मेमोरी के अंदर होगा, मेमोरी के अंदर रजिस्टर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, डिफाइन करता है कौन, हमारा मेमोरी एड्रेसिंग मोड है वो। ठीक है, चलिए मैं अब बात करता हूँ आगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें एड्रेसिंग जो मोड है वो कितने टाइप्स के होते हैं, अगर बात करें तो कुछ 6 टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं। क्लियर है भाई, और एग्जाम अगर आ जाता है तो आप इसमें 4 या 5 भी लिख देते तो काफी है। फिर मैं आपको सारे समझा देता हूँ, तो इसमें देखिए कुछ नहीं भाई, एक एक चीज पर एक एक पॉइंट पकड़ना है आपको,
ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है। ठीक है, मैं डायग्राम के माध्यम से बड़ा ही आसानी से समझाता हूँ आपको। जैसे इसमें है भाई इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, चलिए फटाफट से समझते हैं एक एक को। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो ये क्या होगा भाई? तो इसका क्या है भाई? द ऑपरेंड मींस डेटा इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शंस। मतलब अगर आपका डेटा, ठीक है, जो डेटा है वो अगर इंस्ट्रक्शंस के साथ ही डायरेक्ट प्रोवाइड किया गया है तो उसे कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। मतलब डाटा डाटा इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही दिया गया है, आपको डाटा किसी मेमोरी के अंदर सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शंस को जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको जब परफॉर्म कर रहा है, तो उस परफॉर्म करने के लिए जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन के साथ मिला हुआ है। तो मतलब ये हो गया कि सीपीयू को किसी भी मेमोरी के अंदर डेटा, मतलब किसी भी मेमोरी के अंदर जाकर डेटा लेने की जरूरत नहीं है। जब इंस्ट्रक्शंस आया तभी डेटा आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं इमीडिएट, मतलब तुरंत इंस्ट्रक्शन और साथ में डेटा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए, तो मैंने कहा क्या एक इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, मूव करने के लिए आया मैंने कहा मूव ए, और मूव ए करने के लिए ए क्या भाई? रजिस्टर है मेरा। ठीक है, ए क्या मेरा? रजिस्टर है। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर्स के नाम होते हैं भाई। ठीक है, ए क्या है? रजिस्टर है। तो ये क्या है? और देखिए ये क्या है? मेरी जो हैज लगाकर जो फाइल लिखा है, दिस इज माई डेटा। क्या भाई? दिस इज माई डेटा। तो इसमें क्या भाई? मूव क्या है? मूव करना है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ डेटा क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो पूरा पूरा देखिए, अब देखिए मूव किया मैंने कहा कि मैं डेटा को मूव करना है रजिस्टर के अंदर, तो डेटा आपके इंस्ट्रक्शंस के पास ही है भाई। डेटा आपको किसी मेमोरी जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मिल गया आपको। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे? मूव कर देंगे, हो गया काम। ठीक है, तो हेंस जो वैल्यू 5 है इज द डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस। अगर आपका डेटा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है तो कहते हैं इमीडिएट। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रजिस्टर्स। ठीक है, तो ऑपरेंड इज लोकेटेड इन ए सीपीयू रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई विच रजिस्टर टू यूज। अब देखिए इसमें क्या हो गया? इसमें जो हो गया कि आपका जो डेटा है, जो ऑपरेंड है, वो कहाँ मिलेगा अब आपको? अब वो मिलेगा आपको रजिस्टर्स के अंदर। अब आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो कह सकते हैं कि ऑपरेंड सीपीयू रजिस्टर्स में स्थित होता है और इंस्ट्रक्शन यह बताता है कि किस रजिस्टर का उपयोग करना है। एग्जाम्पल समझिए, मैंने क्या देखिए, मैंने इंस्ट्रक्शन, मैंने क्या मूव ए और कॉमा लगा लिख दिया R1। तो आपका जो ए है भाई, ये भी आपका रजिस्टर है भाई। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर का नेम है। ठीक है, जैसे मूव करना है, जो R1 जो है ये भी आपका रजिस्टर है। ये दोनों ही रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने क्या कहा है कि हमें मूव करना है ए में। भाई ए में तो मूव करना ठीक है, लेकिन डेटा कहाँ? हमारा डेटा तो है नहीं भाई। तो डेटा जगह पे क्या लिखा हुआ है? हमारा R1 लिखा हुआ। R1 का रजिस्टर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो डेटा है वो किसके अंदर है? इसके अंदर है भाई, रजिस्टर्स के अंदर डेटा है आपका वो। ठीक है, रजिस्टर्स के अंदर डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सीपीयू जाएगा उस रजिस्टर्स के अंदर। देखिए R1 रजिस्टर है, तो R1 रजिस्टर के अंदर जाएगा, डेटा लेकर आएगा और डेटा लेकर किसमें मूव कर देगा? ए में। तो अब आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया, अब क्या दिया गया है? रजिस्टर मेमोरी का एड्रेस दिया गया है। सॉरी, एड्रेस नहीं, रजिस्टर का नाम दिया गया डायरेक्ट। ये एड्रेस नहीं, यहाँ रजिस्टर का नाम दिया गया, R1 रजिस्टर में है। तो आप R1 रजिस्टर में सीपीयू जाएगा, डेटा लेकर आएगा और ए में मूव कर देगा। तो दिस कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 इनटू द RA। ठीक है, R1 का जो एड्रेस, जो रजिस्टर है, उसको कॉपी कर देगा इसमें A1, ए में। ठीक है, ए भी रजिस्टर है मेरा। चलिए इतना हो गया। तो रजिस्टर का मतलब हो गया जब रजिस्टर में आपको डेटा मिलेगा। अच्छा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होगा भाई? तो डायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ ऑपरेंड मींस मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या भाई? इसमें ये क्या है भाई? इसमें क्या होगा कि आपका जो मेमोरी लोकेशन है, जो एड्रेस है जहां पर आपका डेटा स्टोर है, उस एड्रेस को डायरेक्ट क्या प्रोवाइड किया जाएगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए मेरा इंस्ट्रक्शन है क्या? मूव करना है मेरे को। ठीक है, ए में किसको? इसको। तो ये जो मेरा यहाँ दिया गया भाई, ये जो मेरा 2000H है, ये क्या है? ये है मेरा क्या भाई? एड्रेस, एड्रेस ऑफ डेटा। क्या भाई? डेटा का एड्रेस है, और कहाँ पर भाई? मेमोरी के अंदर, इन मेमोरी। कह सकते हैं किसके अंदर? इन मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर डायरेक्ट मेरे को एड्रेस दिया गया है। क्या दिया गया? एड्रेस। तो हमारा सीपीयू क्या करेगा? मेमोरी के अंदर जाएगा, और कहाँ जाएगा? इस एड्रेस पर जाएगा, और इस एड्रेस पर जाकर डेटा लेकर क्या कर देगा? इस जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है उसमें मूव कर देगा। तो डायरेक्ट का मतलब हो गया कि आपको एड्रेस दिया गया डायरेक्ट, आप डायरेक्ट जाइए एड्रेस पर, डायरेक्ट वहां से डेटा को उठा लीजिए। दिस इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
दिस मूव द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस, इस एड्रेस का जो डेटा होगा उसको उठाएगा वैल्यू को और R1 रजिस्टर में साइन कर देगा। ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट की अगर बात करूं मैं, ठीक है, देखिए डायग्राम में लिया मैं यहाँ पर, इसमें चलिए ये मेरा क्या भाई, ये मेरा क्या ऑपरेशन कोड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है। तो इंस्ट्रक्शंस का ऐड करने का, सपोर्ट ऐड करने, मैंने मूव कर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को मुझे करना है, ऐड करना है। तो देखिए इसमें वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू कहाँ है, X1 पर है, तो ये आपका एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हो गया। इसकी वैल्यू कहाँ भाई, इस वैल्यू यहाँ पर है भाई। तो डायरेक्ट क्या है, सीपीयू मेमोरी के अंदर हमारा डेटा उठाया और इसमें क्या कर दिया, यहाँ से, यहाँ से R1 से ये आपका X2 जो रजिस्टर से ले लिया, तो ये यहाँ से इसने क्या ले लिया, मेमोरी से ले लिया। तो मेमोरी से डायरेक्ट डेटा यहाँ पर उठा लिया, इसका एड्रेस, एड्रेस है यहाँ पर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप ये डायग्राम बनाना चाहे बना सकते हैं, बट कोई नहीं, मैंने आपको समझा दिया भाई, डायरेक्ट मेमोरी पर, मेमोरी एड्रेस पर स्टोर हुआ। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया भाई, अभी तो डायरेक्ट कह दिया मैंने कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस है, तो इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई रजिस्टर्स मेमोरी दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, मतलब ये स्पेसिफाई करता है एक रजिस्टर को या फिर एक मेमोरी को, जो क्या करता है, जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, मतलब एक ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में या मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, उसकी जगह पर क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शंस में रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस दिया होता है, ठीक है, और असली डेटा उस एड्रेस पर रखा होता है। एग्जाम्पल समझिए, तो एग्जाम समझे तो इसी में क्या भाई, इतना तो कॉमन है भाई, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ दिया गया है, इसी जो R10 जो दिया गया है, इसका मतलब क्या भाई, इसे कहते हैं रेफरेंस एड्रेस। क्या कहते हैं, रेफरेंस, ठीक है, ठीक है, रेफरेंस एड्रेस। ठीक है, रेफरेंस एड्रेस का मतलब होता है कि आपको एक एड्रेस दिया गया है, आप जब इस एड्रेस पर जाओगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, आप जब इस एड्रेस पर जाओगे तो आपको एक और नया एड्रेस मिलेगा। मतलब आप इस एड्रेस पर गए तो आपने सोचा मैं क्या होगा, डेटा होगा, नहीं, तो वहां पर आपको डेटा नहीं मिला, क्या मिला आपको, एक और एड्रेस मिला। तो आप फिर उस दूसरे एड्रेस को उठाकर जाओगे, उस एड्रेस पर आपकी क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। मतलब यहाँ पर एड्रेस का एड्रेस स्टोर है, क्या भाई, यहाँ पर जो स्टोर है, दिस इज द एड्रेस ऑफ एड्रेस, इसे कहते हैं रेफरेंस एड्रेस। क्या कहते हैं भाई, रेफरेंस एड्रेस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एड्रेस, एड्रेस ऑफ एड्रेस, मतलब एड्रेस का भी एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस का भी एड्रेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप जब एड्रेस यहाँ से लेके जाओगे तो आपको एक नया एड्रेस मिलेगा, और जो नया एड्रेस होगा उस पर जाकर आपका क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर हेंस द R0 कंटेन करता है मेमोरी एड्रेस, इसके अंदर मेमोरी एड्रेस है। अब देखिए ये क्या रजिस्टर है, ठीक है, मैंने कहा रजिस्टर के अंदर हो सकता है, मेमोरी के अंदर हो सकता है, एंड द डेटा फ्रॉम दैट मेमोरी और लोकेशन इज मूव इनटू A1। ठीक है, वो तो क्या ऊपर यहाँ से क्या स्टोर कर दिया जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, डायग्राम समझिए, तो मैंने कहा ये ऑप कोड है भाई, ठीक है, चलो मान चलिए मैंने मूव कर रहा हूँ भाई, मैं मूव करता हूँ कुछ भी, ठीक है, तो मैंने एड्रेस है भाई, तो मेरा जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर एड्रेस दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ से गया, मैंने देखा मेरा एड्रेस, मेरा यहाँ पर क्या हुआ, डेटा हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिला, मुझे अगेन एड्रेस मिलेगा, मतलब पॉइंटर मिलेगा, एड्रेस मिल गया। तो यहाँ का मतलब यहाँ पर मेरा डेटा नहीं था, तो यहाँ से फिर मैं चला, तो यहाँ पे चल के कहाँ पहुंचा मैं, अब मैं यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ मेरा डेटा है, तो यहाँ से चला था मैं यहाँ पर पहुंचा भाई, ठीक है, तो मुझे लगा डेटा होगा मेरा, तो डेटा तो मिला नहीं। यहाँ पर मुझे एक और एड्रेस मिला, जिसे हम पॉइंटर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नया एड्रेस मिला, और इस एड्रेस को लेकर फिर मैं यहाँ पर गया, तो मतलब एड्रेस के अंदर एड्रेस था इसका, ये एड्रेस इसके अंदर स्टोर था, जब इस डेटा का एड्रेस यहाँ पर स्टोर है और इस एड्रेस का एड्रेस यहाँ स्टोर है, एड्रेस का एड्रेस, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं मिला आपको भाई, डायरेक्ट नहीं भेजा गया आपको, ठीक है, अगर डायरेक्ट भेजा होता तो डायरेक्ट हो जाता वो, लेकिन आपको इनडायरेक्ट भेजा गया, आप पहले इस पर गए, उसके बाद फिर इस पर। क्लियर है भाई, चलिए बात करते हैं आगे। चलिए तो अब देखते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ठीक है, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड की अगर बात करें, तो द ऑपरेंड्स एड्रेस, जो ऑपरेंड्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, इज ऑप्टेन बाई एडिंग ए एन इंडेक्स, मतलब आपका जो ऑपरेंड का जो एड्रेस होगा, मतलब जो डेटा है हमारा, उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, एक इंडेक्स की वैल्यू के रूप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, यूजुअली हम कह सकते हैं इन ए रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू जो हमारी एंटर की जा रही है वो किसके लिए, रजिस्टर्स के लिए। टू ए बेस एड्रेस, जो बेस एड्रेस हमारा बनकर तैयार होगा, मतलब हमारा जो एक एड्रेस दिया जाएगा वो अलग होगा, लेकिन उस एड्रेस में प्लस रजिस्टर की इंडेक्स वैल्यू ऐड होगी इसमें। ठीक है, जैसे हिंदी में समझ, यहाँ पर एड्रेस निकालने के लिए बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो आप,
यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मूव ए क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या भाई, ये एड्रेस है, ये क्या है R1, R1 मीन्स इंडेक्स बता रहा है, मतलब हमारा जो 200 है यहाँ पर क्या है भाई, दिस इज योर एड्रेस, क्या है भाई, ये एड्रेस है। लेकिन इस एड्रेस के साथ जो R1 है ये क्या मेरा इंडेक्स शो कर रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, इंडेक्स, ठीक है, ये मेरा इंडेक्स शो कर रहा है। तो ये क्या भाई, तो ये तो आपका एड्रेस होगा, और एड्रेस के लिए भी एक इंडेक्स वैल्यू काम कर रही है, इंडेक्स एड्रेस इन मोड। जैसे आप देख सकते हो, अब हियर इफेक्टिव एड्रेस क्या बनेगा हमारा, तो हमारा 2000 एड्रेस जो होगा वो बनेगा ही, ठीक है, और उसके बाद प्लस कंटेन करेगा ऑफ R1, ठीक है, R1 को। ये देखिए इसका भी डायग्राम में लिया है, आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, जैसे कि ये दिखा ऑप कोड है, ठीक है, मेरा ऑप कोड हो गया, ऑपरेशन कोड। यहाँ पर ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, मतलब वैल्यूज 1 वैल्यू 2। R1 में जो हम दिया गया, ठीक है, R1 में जो दिया गया, ये आई ये भी इंडेक्स को दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ x क्या एड्रेस है और R2 का एक इंडेक्स है। अब R2 इंडेक्स की तरह यूज होगा, और x क्या हमारा एड्रेस है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर बात करें तो देखिए यहाँ से क्या है, ये यहाँ से यहाँ पर ये है R2 पर, इसीलिए R2 पर। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ वैल्यू थोड़ी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ एड्रेस है, अगेन यहाँ मिलेगा एड्रेस, ठीक है, ये हमारा एड्रेस है। अब इस एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर एड्रेस देखेंगे, इसका एड्रेस कहाँ भाई दे रहा है, यहाँ से एड्रेस है, यहाँ पर ए की वैल्यू ये A+4J और A+8J और A+12J, तो यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू के तौर पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर इसका भी दे सकते हो भाई, आई के लिए तो I3 I4 I5 I6, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसका एक इंडेक्स इस्तेमाल किया था रजिस्टर्स के रूप, ठीक है। इतना इंडेप्थ नहीं जाना आपको, बस थोड़ा सा समझना है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब एक और बचा हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की अगर बात करें यहाँ पर, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज ऑपरेंड इफेक्टिव एड्रेस इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए ऑफसेट टू द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, मतलब प्रोग्राम काउंटर में ऑफसेट को ऐड किया था। ऑफसेट कौन सा होता है अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया था आमतौर पर, जैसे कि आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। मान चलिए अगर आपका कोई भी ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है, यहाँ पर कंट्रोल एक जगह से, मतलब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर जंप करेगा, वो कैसे जंप करेगा, कैसे कैसे क्या कंडीशन होंगी, ठीक है। जैसे हिंदी दे सकते हैं यहाँ पर, रिलेटिव एड्रेस में ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट से मिलाकर बनता है, ठीक है। आपका जो एड्रेस होगा एक तो वो होगा, प्लस उसमें कितना ऑफसेट है, मतलब कितना करंट में कहाँ पर है उसको ऐड करके, ठीक है। यह मोड ज्यादातर ब्रांचिंग और जंप इंस्ट्रक्शंस में यूज होता है। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे ये है भाई इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखा, यहाँ लिख दिया जंप +25, मतलब मैंने कह दिया कि जंप करना है, जंप करना है, लेकिन कितना +25। ये तो जो आपका जो नया एड्रेस बनेगा 25 प्लस करके बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ द करंट एड्रेस, मान चलिए करंट पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर अगर मेरा 25+ है, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है करंट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जंप करना है +25, तो एक्टिव एड्रेस क्या बन के तैयार होगा मेरा, तो ये क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब +25 इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो मिलेगा मेरे को, ये मेरा होगा, ये इफेक्टिव एड्रेस होगा, दिस इज इफेक्टिव। यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको जंप करना है, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस, और जंप कितना करना है 25, तो 25 को ऐड कर दिया जाएगा किसमें, हमारे जो करंट पीसी में जो एड्रेस होगा उसमें, इसे कहते हैं रिलेटिव। तो ये क्या कर रिलेट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पर, 25 पर, जंप की वैल्यूज पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं इसका, तो ये 25 जंप के लिए बोल दिया, ये हमारा पीसी से ले लिया इतना, और इसको ऐड करके क्या है, इसका एड्रेस यहाँ पर जो भी जो वैल्यू है इसको क्या एक्सेस कर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना आपको। चलिए बात करते हैं एड्रेस डिकोडिंग क्या होती है भाई, ठीक है। तो एड्रेस डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पर्टिकुलर मेमोरी। आपकी जो पर्टिकुलर जो मेमोरीज होती है, जैसे आप देखते हो कि हमारे कंप्यूटर में भाई, एक कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरीज क्या होती है, एक साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ प्राइमरी मेमोरीज हैं, और कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज भी हैं। मान चलिए अलग से आपने मेमोरी, रजिस्टर क्या है मेमोरी है, कैश क्या है मेमोरी है, रैम क्या है मेमोरी, तो काफ़ी सारी मेमोरी होती है हमारी, यूज होती है एट ए टाइम। बट हम एट ए टाइम किसको सिलेक्ट करेंगे, किस मेमोरी को, देखिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है भाई, तो सीपीयू उस समय किस मेमोरी को सिलेक्ट करेगा, वो चीज़ की जाती है किसी कोडिंग से। या फिर मान चलिए कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, एक देखिए एक कोई सिस्टम है, कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो मान चलिए एक से ज़्यादा अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं, तो किस डिवाइस को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्या, एड्रेस डिकोडिंग।
ठीक है। सीपीयू के तौर से क्या है, एक एड्रेस सेंड किया जाता है। ठीक है, मतलब एड्रेस सेंड बाय द सीपीयू, सीपीयू एक एड्रेस सेंड करता है और उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग हमारी जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है जो कनेक्टेड है, हमारे चलिए बहुत सारी मेमोरी चिप्स हैं, तो उनमें से किसी को सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीपीयू के द्वारा जो एड्रेस दिया गया है। अच्छा, ये कंट्रोल सिग्नल्स की तरह काम करता है एक तरह। ठीक है, और कंट्रोल सिग्नल सीपीयू के द्वारा जो सीपीयू पार्ट होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो कि एड्रेस डिकोडिंग का क्या है भाई, एड्रेस डिकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या है, जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, सिलेक्ट करने की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, मेमोरी चिप्स जो सारी लगी हुई है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उससे एक को चूज करने के लिए, एक को सिलेक्ट करने के लिए एड्रेस सेंड किया था सीपीयू का, तो कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए एक बार। एड्रेस डिकोडिंग सीपी द्वारा भेजे गए एड्रेस का उपयोग करके, ठीक है, उपयोग करके डिवाइस में से किसी विशेष मेमोरी चिप या कहते हैं इनपुट डिवाइस को चुनने की प्रक्रिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। इट इंश्योर करता है डेट ओनली वन मेमोरी डिवाइस इज एक्टिव एट ए टाइम, एक ही मेमोरी एक्टिव होगी। मान कोई भी सीपी एक समय डेटा सेंड कर रहा है तो वो सिर्फ एक बार में एक ही मेमोरी पर डेटा सेंड कर सकता है, एक बार में एक ही मेमोरी होगी एक्टिव होगी। तो इनका में मैनी मैनी जो मेमोरी चिप्स होती हैं कनेक्टेड हो सकती है एक साथ में, बिल्कुल भाई, बहुत सारी चिप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपीयू सेंड एन एड्रेस टू द एक्सेस डेटा, डेटा को एक्सेस करने के लिए सीपीयू एड्रेस सेंड करता है। वी वांट आइडेंटिफाई विच चिप इज कंटेन दैट एड्रेस, कौन सी चिप क्या एड्रेस कंटेन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एड्रेस डिकोडिंग का एक्चुअली बहुत सारी आपकी मेमोरी चिप कनेक्टेड है, बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है। मान चलिए आप किसी भी डिवाइस को या चिप को अगर एड्रेस के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं कौन सी डिवाइस को एक्टिव करना है या किस डिवाइस का एड्रेस है, ये भाई एड्रेस सीपीयू द्वारा सेंड किया जाएगा, तो उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी डिवाइस है या मेमोरी चिप है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सही प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, डिकोडिंग करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो डिकोडिंग की आवश्यकता क्यों होती है भाई कंप्यूटर में, तो ये यहाँ पर भी लिखा है यहाँ पर भाई, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब देखिए, अब मेमोरी इंटरफेसिंग की बात करते हैं, जिसमें रैम रोम और ईपी रोम। ठीक है, तो मेमोरी इंटरफेसिंग क्या होती है भाई, तो मेमोरी इंटरफेसिंग मीन्स होता है कनेक्टिंग मेमोरी चिप्स, जो उसमें रैम रोम या ईपी रोम कह सकते हैं, विद द माइक्रो प्रोसेसर, किसी के साथ माइक्रो प्रोसेसर, सो डेट ताकि द प्रोसेसर कैन रीड एंड राइट डेटा प्रॉपरली, ताकि एक प्रोसेसर अच्छे से मेमोरी के ऊपर डेटा को रीड और राइट कर सके। उसको हम क्या करते हैं, इंटरफेसिंग करते हैं, मतलब अपने सीपीयू के साथ, अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपनी मेमोरी को एक अच्छे से फेस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी मेमोरीज पर जो भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं सीपीयू के थ्रू, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर उसके थ्रू, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, मेमोरी इंटरफेसिंग। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ पर इसका हिंदी समझना है आपको, तो मेमोरी इंटरफेसिंग का मतलब है मेमोरी चिप्स रैम रोम ईपी रोम को माइक्रो प्रोसेसर के साथ जोड़ना, ताकि प्रोसेसर प्रोसेसर मीन सीपीयू डेटा को सही तरीके से पढ़ और लिख सके। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब आगे। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है क्या भाई, एड्रेस बस यूज करता है, डेटा बस यूज करता है, कंट्रोल सिग्नल्स यूज करता है। ये मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया था। एड्रेस बस होती है जो एड्रेस मेमोरी को लोकेशन करती है, डेटा बस डेटा ट्रांसफर के लिए, कंट्रोल सिग्नल जो होती है जो भी आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं रीड के राइट के या कोई भी चिप सिलेक्ट के, वो सारे सारे कंट्रोल सिग्नल्स कौन सेंड करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और वो किसके थ्रू, कंट्रोल बस के थ्रू। ठीक है, देखिए कंट्रोल बस है, डेटा बस है और ये एड्रेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ। क्लियर भाई इतना। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, रैम क्या है, रोम क्या है और ईपी रोम क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा। रैम क्या होती है, हालांकि आपको पता भी होगा ही पहले से, तो रैम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है भाई। ठीक है, और चिप है, ये क्या है, चिप और सेमी कंडक्टर, जितनी मेमोरी सब सेमी कंडक्टर ही है। ठीक है, और डिवाइस है यूज एज ए मेन मेमोरी, यूज किया थी भाई मेन मेमोरी के रूप में कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो या कंप्यूटर्स के अंदर हो, तो हमारी जो रैम है वो मेन मेमोरी काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। दे टेम्परेली स्टोर करती है डेटा को, बिल्कुल भाई, ये डेटा को जो टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से करती है, ये परमानेंट नहीं करती है। जहाँ वो देखिए, जहाँ डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शन हो कोई भी हो, उसको टेम्परेरी रूप से क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, जब तक देखिए जब तक प्रोसेसिंग रहेगी तब तक वो चलेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा देखिए टेम्परेरी का मतलब होता है कि जब तक सीपीयू कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तब तक डेटा रहेगा, जैसी प्रोसेस
क्लोज हो जाएगी, सीपीयू किसी प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, उसका डेटा ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और नीड वाइल द एग्जीक्यूटिव टास्क, मतलब जब कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करता है उसी समय, भाई जो टास्क एग्जीक्यूट करेगा उसी समय उस टास्क से रिलेटेड, ठीक है, उस प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो टेम्परेरी रूप से स्टोर कर दिया जाता है किसके अंदर, रैम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये अस्थायी रूप से डेटा और निर्देश को स्टोर करते हैं, इन्हें सीपीयू काम करते समय इस्तेमाल करता है। देखिए ध्यान रखना, काम करते समय इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे देखिए ये होती है आपकी का रैम, राइट, ये होती है आपकी रैम। ठीक है, दिस इज योर रैम। ठीक है, आपने अगर हार्डवेयर देखा होगा तो ये आपकी रैम होती है, जो लगी होती है किसमें, ये कंप्यूटर के अंदर। क्लियर भाई। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम चिप कितनी होती है भाई। अगर बात करें तो रैम जो होती है वो दो टाइप की होती है, ये होती है एस रैम और एक डी रैम। ठीक है, एस रैम मीन्स हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस में, डी रैम मतलब हो गया डायनेमिक एक्सेस में। ठीक है, चलिए इनको पढ़ लेते हैं फटाफट से, दोनों को देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिक रैम की, ठीक है, एस रैम, देखिए शॉर्ट में भी आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, शॉर्ट में ध्यान रखना है एस रैम, और स्टैटिक रैंडम एक्सेस को आपको इसका पूरा नाम याद रखना है। तो क्या है भाई एस रैम, एस रैम द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर डेट स्टोर करती है ईच बिट ऑफ डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, इस्तेमाल करके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। और जैसा आपको पता भी होगा भाई, फ्लिप फ्लॉप क्या है, हमारी मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट। क्या करती है, या तो वो जीरो को स्टोर कर रही है या वन को, और इट इज फास्ट, फास्ट होती है भाई बिल्कुल, मोर रिलायबल है, एंड डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग, इसके लिए रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको स्टैटिक कहते हैं। इसका सबसे मेन कारण यही है स्टैटिक कहने का, क्योंकि इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। लाइक जैसे डी रैम, भाई डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे आपको। इट इज मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत थोड़ी सी महंगी होती है भाई, और लेस स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन पैसे की अगर बात करें, ठीक है, अगर कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है इसका। ठीक है, अच्छा ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये जो मेमोरी होती है ये फास्ट होती है। ठीक है, जो एस रैम क्या है, ये फास्ट मेमोरी होती है। ये सबसे फास्ट तो होती है हमारी रजिस्टर, उसके बाद जो फास्ट मेमोरी होती है दूसरे नंबर पर वो होती है एस रैम। ठीक है, अच्छा इसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना कैश मेमोरी, तो जो कैश मेमोरी की जो बात करते हो वो होती है आपकी स्टैटिक रैम। ठीक है, जब भी आप कहो कि कैश मेमोरी है भाई, तो आप ध्यान रखना जो कैश मेमोरी जो कह रहे हो उसका मतलब क्या है, आप एस रैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टैटिक रैम जो होती है वही हमारी कैश मेमोरी होती है। क्लियर भाई। तो एस रैम एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें हर बिट को फ्लिप फ्लॉप के द्वारा स्टोर किया जाता है। यह बहुत तेजी से, क्या बहुत तेजी से, और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह महंगी होती है भाई। महंगी क्यों होती है, क्योंकि इसकी स्पीड देखिए, जिस मेमोरी की स्पीड फास्ट होगी, ठीक है, वो मेमोरी हमेशा महंगी होगी। जैसे मैंने आपको हायरार्किकल समझाता भी थोड़ी पहले, ठीक है, जिसमें आपका रजिस्टर सबसे ऊपर था, तो धीरे धीरे कैश मेमोरी, धीरे धीरे आपकी नीचे मेमोरीज आ रही थी। ठीक है, तो स्टोरेज तो बढ़ रही थी लेकिन वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो रही थी। ठीक है, तो मैं समझा रहा था, देखिए रजिस्टर मेमोरी तो सबसे हाई स्पीड मेमोरी है और सबसे कॉस्टली मेमोरी है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है लेकिन एक्सपेंसिव है जी। एग्जाम तरफ बात करें, जैसे आप कैश मेमोरी को हम एस रैम कहते हैं, ध्यान रखना आपको, कैश मेमोरी क्या है, मेरी एस रैम है। ठीक है, तो अब जो जो मेमोरी जो है इसकी भी L1 L2 L3 टाइप्स होते हैं के अंदर। ठीक है, L1 नाम की कैश मेमोरी होती है, L2 नाम की, L3 नाम की। ठीक है, अब इनकी इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना बस। चलिए बात करते हैं। अब देखिए जी मेरा पहला था, मेरा दूसरा है, तो यहाँ पर मैं एक सेकंड, ठीक है, ये मेरा दूसरा है, ये क्या है, मेरा दूसरा। ठीक है, तो अब बात करें डी रैम की। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम है। तो डी रैम इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, बिल्कुल भी, इन विच जिसके अंदर ईच बिट ऑफ डेटा इज स्टोर यूजिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, ध्यान रखना आपको, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल नहीं कर रही है। ठीक है, जबकि स्टैटिक रैम किसका यूज कर रही है, डेटा को स्टोर करने के लिए, आपके किसका भाई, फ्लिप फ्लॉप का। लेकिन ये किसका यूज कर रही है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का। और से इनका कैपेसिटर जो होते हैं वो ग्रेजुअली लॉस द चार्ज, जो हमारे कैपेसिटर होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हैं, मतलब अपना जो चार्ज है उसको खोते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, DRAM क्या करते हैं, नीड टू बी पेरियोडिकली रिफ्रेश टू रिटेन द डेटा। डेटा को बनाए रखने के लिए हमें कैपेसिटर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, कैपेसिटर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। बार बार जो रिफ्रेश होती है। ठीक है, रिफ्रेश नहीं करोगे तो हमारा डेटा क्या होता है, धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है इसमें, फ्लिप फ्लॉप तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो स्टोर हो जाए परमानेंटली। ठीक है, मतलब जब तक रखेंगे तब तक। लेकिन इसमें डेटा स्टोर है और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज होने लगती है, उसका चार्ज
तक डेटा हमारा डिलीट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, आप जो अभी तक मैं कह रहा था मेन मेमोरी, ठीक है, तो जो ये होती है आपकी का मेन मेमोरी, क्या है भाई, ये आपकी मेन मेमोरी। अगर आपसे अगर कहता है कोई मेमोरी क्या होती है, तो आप कहोगे क्या, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। हालांकि देखिए हम रैम को भी कह देते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, रैम होती है बस उसको कह देते हैं कि रैम क्या, मेन मेमोरी। ठीक है, रैम जो है रैम जो है मेन मेमोरी है। बट रैम के अंदर जो डी रैम है उसको स्पेशली हम मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एस रैम को हम क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी गलत लिखी है यहाँ पर। ठीक है भाई, इसको आप क्या करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर हिंदी इसकी गलत है। ठीक है, इसकी हिंदी गलत है, यहाँ पर आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी आप क्या करेंगे, अपनी अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब इसको ट्रांसलेट कर, हम अगर बात करें तो मेन मेमोरी जो रैम है वो स्टिक इन। ठीक है, तो जो रैम है उसी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी हिंदी गलत आ गई भाई। ठीक है, इसकी कॉपी होगी हिंदी, बट कोई नहीं, आप क्या करेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, हम रोम की बात करते हैं। ठीक है, रोम क्या है, रोम इज अ नॉन वोलाटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी, बिल्कुल भाई चिप। अच्छा वो क्या थी, वो वोलाटाइल थी। ठीक है, वोलाटाइल थी, अभी हमारी रैम क्या थी, वोलाटाइल। और डेट स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली, बिल्कुल भाई, डेटा इज रोम कैन नॉट बी मॉडिफाई इजीली, तो आसानी से इजीली हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, रहता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। और रिमेनिंग इवन व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, और डेटा क्या रहता है, वो रिमेनिंग रहता है। मतलब अगर आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सब मान चलिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं, चलाते चलाते अगर मान चलिए ऑफ हो गया कंप्यूटर, तो आपका डेटा सेफ रहेगा, जहाँ पर डिलीट नहीं होगा। जबकि रैम में क्या होता है भाई, रैम में डिलीट हो जाता है। अगर मान चलिए आपको कंप्यूटर चला रहे हैं और चलाते चलाते किसी कारणवश मान चलिए अगर आपका लैपटॉप ऑफ हो गया, तो आपका डेटा रैम से डिलीट हो जाता है, पर रोम से डिलीट, इसलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं, उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अब चलिए इसके टाइप देख लेते हैं भाई। तो ये टाइप क्या है, मास्क रोम होता है भाई, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, और ई पी रोम होता है। ठीक है, पी रोम तो आपने बोला भी क्या है। ठीक है, लेकिन जिस चार टाइप के होते हैं, टोटल टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए फटाफट से मैं चारों को समझा देता हूँ। अब देखिए रैम और रोम का मैंने प्रोसेस समझा दिया। रैम आपकी ऐसी होती है भाई, ठीक है, रोम आपकी इस तरह से होती है। तो ये टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर करती है, जो परमानेंट करती है। ये वोलेटाइल है, जो नॉन वोलेटाइल है, जो फास्ट है, जो स्लो। ये रोम आपकी स्लो होती है कंपेयर टू रैम की। चलिए मैं इसको समझाता हूँ सभी को। ठीक है, तो मास को की करवा दें तो डेटा इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के समय डेटा जो लिखा जाता है, ठीक है, और कैन नॉट बी चेंज लेटर, इसको बाद में चेंज नहीं किया सकता। मतलब ऐसी रोम जो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के समय ही डेटा स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं करते हम। ठीक है, तो उसे कहते हैं मास्क रोम। क्या कहते हैं, मास्क रोम। ठीक है, एग्जाम्पल बात करें तो ओल्ड कैलकुलेटर हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल होता है हमारा मास्क रोम। अच्छा, पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इनपीटी रोम, भाई इनपीटी रोम यूजर कैन प्रोग्राम इट वंस यूजिंग द स्पेसिफिक स्पेशल डिवाइस और कैन नॉट बी इरेस्ड। मतलब ये जो पी रोम है, ये क्या होती है, ये होती है ब्लैंक रोम। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी भाई। ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पी रोम एक मिल जाएगी, तो ब्लैंक होगी। जैसे आप जाते हो ना सीडी लेने जाते हो, ब्लैंक सीडी लेते हो, उसी तरह से पी रोम भी क्या होते हैं, ब्लैंक क्या होते हैं, मेमोरी होती है, रोम होती है, जिसे आप अपने घर लाकर सिर्फ एक बार इसको क्या कर सकते हो, इसमें एक बार आप डेटा को लिख सकते हो, एक बार डेटा स्टोर कर सकते हो। मान सपोर्टेड मान चलिए आपको पी रोम को लाते हो, ठीक है, और आपने साइज इसका मान सपोर्टेड मान चलिए 20 MB का साइज है इसका। अगर आपने पहली बार में अगर 10 MB स्टोर कर दिया, तो आप अगर सोचोगे दोबारा इसमें 10 MB और स्टोर कर देंगे, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक बार ही इसमें डेटा स्टोर होता है, एक बार डेटा स्टोर होगा, उसके बाद आप इसमें दोबारा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि तो एक बार ही इसमें रीड ऑपरेशन होता है, उसके बाद ना आपको इसमें रीड ऑपरेशन नहीं कर सकते। सॉरी, राइट ऑपरेशन सिर्फ एक बार होता है, रीड आप कर सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, लेकिन लिखने की बारी सिर्फ एक बार ही होगी। ठीक है, जिसमें फायरवॉल स्टोरेज होती है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो ये क्या भाई, इसमें आप देखिए ये एक ऐसी रोम है जिसे हम इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों की हेल्प से। ठीक है, लाइट की हेल्प से, तो वी कैन इरेज कर सकते हैं यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं मैनी टाइम। ठीक है, मतलब वही हो गया, जैसे पी रोम था भाई, उसको एक ही बार कर रहे थे, लेकिन इसको बार बार कर सकते हैं, लेकिन मिटाना किससे होगा, इसको अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से। ठीक है, जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इस ओल्ड वर्जन में। आप बात करें ईपी रोम की, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो ये आपके लेटेस्ट है, क्या ये लेटेस्ट रोम। ठीक है,
तो वी कैन इरेज एंड रिप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली, इसमें इलेक्ट्रिकली करते हैं, इस मतलब आपको कोई अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाइट बाई वाइट कर सकते हैं। इसमें आपका जो बायोस चिप रहती है वो इसमें इसमें स्टोर होती है, ईईपी प्रूव में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल प्रूव, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई आगे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है, पीपीआई क्या होता है, इस पीपीआई की बात कर लेते हैं। तो पीपीआई शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, पीपीआई कर रहे हैं, और किस पीपीआई पे बात कर रहा हूँ मैं, पीपीआई 8255 पे, तो भाई 8255 पीपीआई पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 8255 की, तो इज द जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्या है ये, जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस, डिजाइन टू इंटरफेस द सीपीयू, सीपीयू से किसको इसके जो डिवाइस है इसको डिजाइन किया है किसके लिए, सीपीयू से इंटरफेस के लिए, ठीक है, और विद द इट्स आउटसाइड वर्ड सच एज एडीसी, डीएससी और कीबोर्ड क्या कहते हैं, ईटीसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, एडीसी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्या कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, या कीबोर्ड हो गया, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, अलग से अटैच की जाती है सीपीयू के साथ, सीपीयू के साथ अटैच करते हैं, तो वहां पर अपनी काम करती है पीपीआई, क्या करती है, पीपीआई काम करती है। वी कैन प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, इट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन अकॉर्डिंग पीपीआई को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये छोटी सी चिप होती है, क्या होती है, चिप, ये डिवाइस कहते हैं इसको। तो पीपीआई एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जिसे सीपीयू को उसके बाहरी उपकरणों, ठीक है, जो बाहरी उपकरण जितने भी होते हैं उन सबसे आदि के साथ इंटरफेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इससे दी गई शर्तों के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 40 पिंस, ठीक है, मतलब 40 पिन से बनी होती है ये डिवाइस, ठीक है, और ऑपरेट होती है कितने पर, +5 वोल्टेज पर, ठीक है, 5 वोल्टेज सप्लाई पर ऑपरेट होती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी 40 पिन की जो हमारी जो डिवाइस है उसको है भाई, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपकी क्या है, ये 825 का चिप है, क्या इसे कहते हैं पीपीआई, इज और पीपीआई, ठीक है, ये पीपीआई है आपकी। तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी 1 से लेकर 40 तक अच्छा इसको कैटेगराइज कर दिया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर दिया। तो पहले कैटेगराइज कर दिया किसमें भाई, पीए में, पीए मतलब होता है पोर्ट ए, ठीक है, क्या है, पोर्ट ए, पोर्ट ए में कितनी है भाई, पोर्ट ए में 0 से 7 तक, तो 8 तो आपकी इसमें होगी पिन, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये पीए की बात करें तो ये आपकी पीए यहाँ पर भाई, यहाँ से यहाँ तक पीजे है, और ये यहाँ पर भी आपकी पीए। तो उसके बाद क्या होती है कि बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों साइड में इसका क्या होता है, प्रभाव होता है। पीवी की बात करें तो ये भी आपकी 8 होती है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो पीवी कहाँ है भाई, पीवी आपका सबसे नीचे यहाँ पर, ये कह सकते हैं 3 आपकी यहाँ लगी हुई है, ठीक है, और बाकी की आपके यहाँ पर लगी हुई है। ये क्या है, पीवी, ठीक है, मतलब पोर्ट बी, ठीक है, और पोर्ट सी भी होती है भाई यहाँ पर, पोर्ट सी, तो इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी 8 यूज होती है, यहाँ से दे सकते हो आप इसके लिए, पोर्ट सी है ये भाई, ठीक है, पोर्ट सी, यहाँ से पोर्ट सी है इसकी, तो ये भी 8 है भाई। और डी 0 से लेकर D7 तक ये क्या होती है, ये हमारी डेटा पिन होती है, डेटा पिन को डेटा ट्रांसफर ऑफ, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने, ये भी आपकी 8 होती है, क्या होती है, ये भी आपकी 8, ठीक है। कहाँ पर भाई, D1 से लेकर D2 आपकी बाई डायरेक्शनल, कितने भाई, ये भी बाई डायरेक्शनल, ठीक है, आप कह सकते हो। उसके बाद रीसेट है भाई एक, उसके बाद आरडी भी है, रीड इनपुट, राइट इनपुट, सीएस मतलब सिलेक्ट चिप, और ए1 से लेकर ए0 दो एड्रेस पिन भी होती है, ठीक है। कहाँ भाई एड्रेस पिन, ये रही भाई, ये ग्राउंड के लिए है, सीएस के आरडी के लिए है, तो ये हमारी रीसेट उसके लिए, ठीक है। तो ये आपकी पिन है, आप बना सकते हो इसको, ठीक है, आसानी से बना दो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाए, ठीक है। तो ये पीपीआई है, अगर एग्जाम में आता है तो आप इस चित्र को बना सकते हो, ठीक है। देखिए इस तरह से होती है भाई, इस तरह से आपकी दिखती है ये, ठीक है, इस तरह दिखती है, और इसमें जो जितनी पिन है आप देख रहे हो ना, जितनी भी इसमें पिन है सारी की सारी अलग अलग ऑपरेट की जाती है, ये सब अलग अलग अपना अपना काम जानती है, ठीक है, सबका अपना अपना काम है। दिस इज द क्या है, ये पीपीआई है, दिस इज योर पीपीआई, ठीक है, ये पीपीआई है आपकी। देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पी, देखिए ये वाली पीपीआई कौन सी है भाई, ये है मेरी क्या 8603, ठीक है, ये वाली कौन सी है, ये वाली है मेरी 8608, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें आपको कौन सी पढ़ाई है अभी यहाँ पर 8255, ठीक है, ये पीपीआई है, ये डिपेंड की जाती है, यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू नीड के साथ, ठीक है, आपका कैसा, क्लियर भाई इतना। चलिए अब बात करते हैं यूज ऑफ 8255 पीपीआई, कहाँ इस्तेमाल किया था वैसे, ठीक है। तो पहला है कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, इंटरफेस एलईडी को करने के लिए, इंटरफेस कीबोर्ड के लिए, इंटरफेस प्रिंटर के लिए, कंट्रोल ट्रैफिक लाइट के लिए, कंट्रोल टेपर मोटर के लिए, इंटरफेस एडीसी, इंटरफेस डीएससी करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए विद पेरिफेरल डिवाइसेस, या इंडस्ट्रियल डिवाइस कंट्रोल के लिए, ठीक है। जहाँ पर कुछ टैब्स लिख दिए मैंने, यूज लिख दिए, जैसे
सारे के सारे, तो आप यूज पढ़ सकते हो कहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी एक पीपीआई का, ये पीपीआई का कहाँ का इस्तेमाल किया था आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेरियस मोड ऑफ ऑपरेशन एंड इंटरफेस टू प्रोसेसर। ठीक है, इंटरफेस, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। सबसे पहले बात करते हैं वेरियस मोड ऑफ ऑपरेशन, कौन कौन से मोड है। ठीक है, तो देखिए इसमें बात करेंगे 8255 की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चूंकि बात की है तो 8255 को यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक देखिए जो चिप जो पढ़ाई नहीं वो माइक्रो प्रोसेसर था आपका, क्या था, एक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इट्स अ इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट आउट डिवाइसेस है दैट कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद द वेरियस पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, जो अलग से कम करती है, उन्हें कहते हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, और इट हैज 3 ऑपरेटिंग मोड। कितने ऑपरेटर रखते हैं, 3। ठीक है, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। तो 3 ऑपरेट, मतलब 3 मोड रखती है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, डिवाइस इसका उपयोग विभिन्न साथ इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। यह 3 ऑपरेटिंग मोड, ठीक है, ये रखती है। चलिए मैं इन तीनों को समझाता हूँ आपको। ठीक है, बारी बारी से। देखिए अगर हम बात करूँ सबसे पहला मोड 0 की, तो इट इज द बेसिक इनपुट आउटपुट मोड। ठीक है, और इन दिस मोड, इस मोड के अंदर क्या होता है कि 8255 कैन बी यूज्ड एज ए 8 बिट, क्या 8 बिट इनपुट या कहते हैं आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करती है विद ईच ऑफ 3 पोर्ट्स। कितना, 3 पोर्ट्स का, कौन सा, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। ठीक है, बीइंग कॉन्फ़िगर इंडिविजुअली एज इनपुट या कहते हैं आउटपुट। ठीक है, हिंदी में लिखा है यहाँ पर। अच्छा, देखिए ये मेरा दूसरा भाई, ये मेरा दूसरा है यहाँ पर। ठीक है, मोड 1। तो हिंदी में लिखा है भाई मोड 0 के बेसिक इनपुट मोड है। इस मोड में आपको 8 बिट इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें तीनों पोर्ट ए बी सी को अलग अलग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अच्छा, मोड 0 की बात, मोड 1 की बात करें तो इज द स्टॉप इनपुट आउटपुट मोड। क्या है, स्टॉप इनपुट आउटपुट मोड है भाई। ठीक है, और दिस मोड इज सिमिलर टू मोड 0, मोड 0 के समान ही है भाई, बट इंक्लूड कर दिया गया एडिशनल कंट्रोल सिग्नल। तो ये समझिए, मोड जी में अगर एडिशनल, मोड 0 में अगर एडिशनल अगर कंट्रोल सिग्नल्स अगर ऐड करते हैं, वो बन जाती है मोड 1। ठीक है, और इसे इनेबल करते हैं किसको, लैचिंग को। किसको इनेबल करती है, लैचिंग को ऑफ द इनपुट डेटा या कहते हैं आउटपुट डेटा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डेटा के साथ लैचिंग को क्या करती है ये भाई, इनेबल करती है। ठीक है, चलिए हिंदी में देखने के बाद, मोड 1 स्टॉप इनपुट आउटपुट मोड होता है। इस मोड को 0 के समान ही है, लेकिन इसमें इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को लैचिंग के साथ सक्षम करने हेतु अतिरिक्त कंट्रोल सिग्नल शामिल किए, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, ये हमारा तीसरा है भाई। ठीक है, तीसरा है, तीसरे में बात करें तो भाई मोड 2 क्या है, इज द बाई डायरेक्शनल मोड। ठीक है, इन दिस मोड में क्या होता है, पोर्ट ए और पोर्ट बी आर द कॉन्फ़िगर एज द बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट। बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है। while जबकि port C is configured as the control port for selecting various operations mode। ठीक है, तो पोर्ट सी को वेरियस ऑपरेशन मोड, मतलब ऑपरेशन मोड को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, जबकि ए और बी किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जैसे मोड 2 बाई डायरेक्शनल मोड होता है भाई, इस मोड में पोर्ट ए पोर्ट बी को बाई डायरेक्शनल पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है, जबकि पोर्ट सी को विभिन्न ऑपरेशन मोड सेट करने के लिए कंट्रोल पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर किया। ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भाई। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, मोड कंप्लीट हो गया। अच्छा, कीबोर्ड इंटरफेसिंग की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड इंटरफेसिंग विद 8255 क्या है भाई। ठीक है, तो कीबोर्ड इंटरफेसिंग की बात करें तो मीन्स कनेक्टिंग कीबोर्ड्स टू द माइक्रोप्रोसेसर। ऐसा भाई, इंटरफेसिंग बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेसिंग कहते हैं। यूजिंग द 8255 टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जो कीबोर्ड क्या है भाई, इसकी इंटरफेसिंग की जाती है किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ, किसके साथ, 825। ठीक है, इन अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि कीबोर्ड इंटरफेसिंग विद 825 अलाउ करता है माइक्रो प्रोसेसर को टू रिसीव द यूजर इनपुट। ठीक है, इफिशियंटली यूजिंग इनपुट पोर्ट एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, इनपुट पोर्ट और कंट्रोल सिग्नल्स का यूज करके यूजर से इनपुट लेने के लिए ये अलाउ करता है, कौन, इंटरफेसिंग। ठीक है, इस इंटरफेसिंग बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। देखिए स्टेप समझ लेते हैं, स्टेप्स फॉर कीबोर्ड इंटरफेस के स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप होगा कनेक्ट कीबोर्ड टू द पोर्ट है, पोर्ट ए से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एनी पोर्ट से। ठीक है, जो यूएसबी पोर्ट होता है, क्या होता है भाई, यूएसबी जो पोर्ट है आपका, यूएसबी पोर्ट जो है वही आपका क्या होता है, वो वहाँ पे आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, और कॉन्फ़िगर पोर्ट एज द इनपुट, बिल्कुल भाई उस इनपुट को देखिए, अगर आपने जो भी
यूएसबी पोर्ट से मैथली किसी भी से अगर इनपुट डिवाइस को होकर कनेक्ट किया तो उस पोर्ट को फिर इनपुट पोर्ट के तौर पे क्या कर लेते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है। ये सिलेक्ट किया था मोड 1 को, क्योंकि मोड 1 कॉमन है भाई, सब में इस्तेमाल होता है। वेट फॉर द की प्रेस, फिर की प्रेस के लिए वेट किया जाता है हैंड सेटिंग के लिए। जब तक आप की प्रेस नहीं करो तब तक ट्रांसफर। रीड डेटा फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट से डेटा रीड किया जाता है जैसे आप कोई की प्रेस करो, प्रोसेस करेगा और डिस्प्ले करेगा डेटा को कहाँ पर, स्टील। तो ये चीज़ हमारे हिंदी में भी यहाँ पर लिख दी, आप हिंदी में ही पढ़ सकते हो भाई इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले इंटरफेसिंग विद 825 है, ठीक है। तो डिस्प्ले इंटरफेसिंग मीन्स होता है कनेक्टिंग आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जिसमें आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी इस्तेमाल होती है भाई, ठीक है। और टू द माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग द 825 टू शो द डेटा आपको शो करने के लिए, आपकी चाहे एलईडी हो गया चाहे 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया, उसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब उस पर डेटा को शो आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो भी डिस्प्ले है उसको कनेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस भाई। डिस्प्ले क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है अपनी, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे डिस्प्ले इंटरफेसिंग का मतलब है कि 825 का उपयोग करके आउटपुट डिवाइस एलईडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले को माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ना ताकि डेटा को दिखाया जा सके, दिखाया जा सके, ठीक है। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले इंटरफेसिंग 825 का ये अलाउ करती है माइक्रो प्रोसेसर को टू सेंड द डेटा द डिस्प्ले डिवाइस फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, मतलब दिखाने के लिए, डिस्प्ले पर दिखाने, ठीक है। अच्छा इसको कैसे कनेक्ट करते हैं भाई, इसकी भी स्टेप समझ लेते हैं। पहला स्टेप होगा कनेक्ट करें यूएसबी पोर्ट से, सीधा सा भाई एनी पोर्ट से, यूएसबी पोर्ट से किसी, ठीक है, कोई पोर्ट होगा उसे कनेक्ट कर देंगे। अब ये कॉन्फ़िगर, देखिए अब ये आउटपुट डिवाइस है तो इसको आउटपुट डिवाइस के रूप में कॉन्फ़िगर कर लिया जाएगा। सिलेक्ट किया जाएगा मोड 0 को, चूंकि मोड 0 भाई दोनों पर तीनों पर काम कर रहा है, ठीक है, इसको सिंपली और सेंड किया जाएगा डेटा को टू द पोर्ट पर, और फिर क्या होगा, वो पोर्ट के देखिए इस पर डेटा सेंड किया जाएगा और उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ठीक है, अंदर से, मतलब सीपीयू सेंड करेगा डेटा इस पोर्ट पर। और ये सारी चीज़ यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है, क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है, इतना ही था, चलिए हमारा इतना ही था भाई, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मुबारक हो, हमारा पूरा पूरा CSO सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया है, और इससे पहले मैं आपको सारी सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ भाई, ठीक है, सब सब्जेक्ट के मैं आपको वन शॉट दे चुका हूँ। आपकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थी चारों की चारों, ई गवर्नेंस, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो आपकी जो लास्ट थी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आपकी जो पाइथन थी उसका प्रैक्टिकल है, उसकी भी मैं आपको वन शॉट दे चुका सारे के सारे, ठीक है, उसको भी एक बार समझ लें क्योंकि उसका वाइवा होना प्रैक्टिकल नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है भाई पूरा पूरा, और आपके लिए बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, और चारों सब्जेक्ट के जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम है उन चारों सब्जेक्ट के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जैसे कोई वीडियो आए तुरंत आप तो पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई सभी लोग, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आपके जितने भी दोस्त हैं क्लासमेट है सभी को, ठीक है, सभी को शेयर कर दो ताकि सभी को एग्जाम से पहले ये वीडियोस मिल जाए और सभी अपना अच्छे से तैयारी कर पाए, ठीक है। और फिर और देखिए इसके बाद आपका जो 5वां सेमेस्टर सेमेस्टर आने वाला है उसके लिए भी हम इस पर पूरी पूरी क्लासेस चलाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होने वाली है 5वें सेमेस्टर, ठीक है। और आपके जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होंगे जो जूनियर होंगे आपके, उनसे भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की क्लास भी चलेगी, फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास भी चलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।